आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर इन्वेस्टमेंट की। काफ़ी लेड तरीका है ये निवेश का, लेकिन हम इसको एक एक करके आज समझाएंगे हमारे दर्शकों को, और ख़ासतौर से जो बाजार की मौजूदा चाल है अगर आप उससे कनेक्ट कर कर इस फैक्टर इन्वेस्टिंग के बुनियादी तरीके समझाएं तो बेहतर होगा। क्या है फैक्टर इन्वेस्टिंग? हाय कविता। सो फैक्टर इन्वेस्टिंग एक रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच होता है कविता, जो कि एक ह्यूमन फैक्टर को या ह्यूमन बायस को दिमाग में नहीं रख के अपने रूल्स को फॉलो करके इन्वेस्ट करता है। तो उसको समझते हैं वो अलग कैसे होते हैं, तो शायद ज़्यादा आसान होगा। तो हम एज ए इन्वेस्टर जानते हैं कि एक्टिवली मैनेज फंड्स क्या होते हैं। एक्टिवली मैनेज फंड्स में एक फंड मैनेजर होता है जो कि अपने बॉटम्स अप स्टॉक पिकिंग अप्रोच, सेक्टर कॉस्ट लेता है, स्टॉक की बारीकी से जांच करता है, मैनेजमेंट क्वालिटी एवेल्यूएट करता है, मैनेजमेंट से मिलता है, एनालिस्ट रिपोर्ट्स पढ़ता है, फिर एक डिसीजन लेता है कि इस स्टॉक का कितना वेट होना चाहिए उनके पोर्टफोलियो में और इन्वेस्ट करता है। कंपेयर टू दैट एक पैसिव फंड होता है जिसमें निफ्टी इंडेक्स फंड फॉर एग्जांपल है, जैसे अवेलेबल मार्केट में आप निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब निफ्टी इंडेक्स फंड में आप पैसा डालते हैं तो आपको पता होता है कि आपका 13% पैसा रिलायंस में होगा, 7 या 8% एचडीएफसी बैंक में होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो फैक्टर फंड्स होते हैं ये बिल्कुल बीच में बैठते हैं एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि ये ना ही निफ्टी इंडेक्स या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स या मिड कैप स्मॉल कैप निफ्टी 500 जैसा है, ना ही ये एक्टिव तरीका है जिसमें एक ह्यूमन बीइंग आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। इसमें एक रूल बेस्ड अल्गोरिथम है, जिसमें पहले से डिफाइन किया जाता है कि ये स्टॉक पिकिंग कैसे करेगा अल्गोरिथम। तो अल्गोरिथम मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। कभी रूल हो सकता है कि ये फंड आपका पैसा मोमेंटम स्टॉक्स में डालेगा, मतलब कि ये होता है कि जो जो स्टॉक्स में मार्केट में तेजी होगी हम वो ही स्टॉक्स बाय करेंगे एक रूल के हिसाब से। और फिर वो न ह्यूमन बायस लेके आता है बीच में, ना एक स्ट्रैटेजी लेके आएगा, ना ही मैनेजमेंट या गवर्नेंस या मार्केट फैक्टर्स या अर्निंग्स क्वालिटी डिफाइन नहीं करेगा। ये बोलेगा कि मोमेंटम, अगर प्राइस मोमेंटम स्टॉक में है तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। एक कोई फैक्टर हो सकता है कि ये फंड सिर्फ क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, और क्वालिटी डिफाइन होगी 3 तरीकों से, कि स्टॉक का अर्निंग्स ग्रोथ है कि नहीं है, फाइनेंशियल लेवरेज है कि नहीं है, या फिर आर रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, या इन तीनों को कॉम्बिनेशन करके एक स्कोर बनाया जाएगा, कंपनीज को रैंक किया जाएगा इन स्कोर्स के ऊपर और इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये मल्टीपल टाइप के रूल्स होते हैं, मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू, ग्रोथ। कभी कभी मल्टीपल फैक्टर्स भी होते हैं कि लो वोलेटिलिटी की जो स्टॉक्स कम उतार चढ़ाव देखते हैं और उन्हीं में इन्वेस्ट करेंगे, या कोई कंपनी बहुत ज्यादा प्राइस एप्रिसिएशन में आ रही है और डाउन साइड भी कम होती है, या ज्यादा ज्यादा मार्केट में उसकी प्राइस गिर नहीं रही है, तो इन दोनों कंबाइन करके रूल बनाए जाते हैं। सो इसमें फायदा ये पड़ता है कि आप एक ह्यूमन बीइंग पे डिपेंडेंट नहीं है, ना ही आप एक बहुत ही सिंपलिस्टिक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं कि मैं निफ्टी इंडेक्स फंड जैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप कोई एक अल्गोरिथम पे डिपेंड कर रहे हैं जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंटली स्टॉक्स पिक करता है और आपको लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि बायसेस सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी दे सकते हैं और नुकसान भी कर सकते हैं। तो जब बायसेस नहीं होते हैं और सिर्फ रूल्स होते हैं तो एक प्रेडिक्टेबिलिटी आती है परफॉर्मेंस में, जो कि हमने देखा है फैक्टर इन्वेस्टिंग अप्रोच में ग्लोबली, और भी इंडिया में पिकअप हो रहा है। चलिए, काफ़ी विस्तार से आपने समझाया, लेकिन जिन फैक्टर्स का आपने जिक्र किया एक बार फिर से हम समझाएंगे दर्शकों को। वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, साइज, मोमेंटम, लो वोलेटिलिटी, क्वालिटी, ये वो तमाम स्टॉक पिकिंग फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझनी है संतोष, वो ये है कि बाजार की जो चाल है वो काफ़ी अस्थिर होती है। अब ऐसे में जो फैक्टर्स को निर्धारित किया जाता है, क्या उनमें बदलाव भी किया जाता है बाजार की चाल के मुताबिक, या ये अगर एक फैक्टर फंड में एक थीम ले ली है, एक फैक्टर्स का चुनाव कर लिया है, तो उन्हीं के तर्ज पर आपको रिटर्न दिखाई देगा? क्योंकि एक तरह से हम ये भी समझ रहे हैं कि जो फैक्टर फंड्स होते हैं वो अपने आप में काफी डाइवर्सिफाइड भी होते हैं।
हाँ, कविता। सो एक्चुअली जो फैक्टर आप पहले डिफाइन करते हैं, तो वो फैक्टर अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करेगा। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है कि मैं एक अल्फा फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग करूंगा, तो वो एल्गोरिथम सिर्फ अल्फा फैक्टर्स को ही फॉलो करेगा, और वो कोई अपना फैक्टर चेंज नहीं करेगा कि मार्केट चेंज हो गया है। अगर मार्केट बुल मार्केट है, तो भी वो अल्फा अप्रोच फॉलो करेगा। अगर वो बेयर मार्केट है, तो भी वो अल्फा अप्रोच फॉलो करेगा। चाहे वो साइडवेज मार्केट हो, तो भी अल्फा अप्रोच फॉलो करेगा। तो अप्रोच चेंज नहीं करता है, जो कि एक डिसएडवांटेज हो सकता है आपके लिए शॉर्ट रन में। फंड मैनेजर जो मार्केट में पैसा मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, वो हमेशा अपना तरीका जो होता है पैसा मैनेज करने का, वो मार्केट के हिसाब से करते हैं। उनकी एक स्ट्रेटजी होती है, कभी फ्लेक्सिबल होती है, कभी मार्केट के हिसाब से होती है, लेकिन वो एक टैक्टिकल कॉल भी लेते हैं हमेशा अपने पैसे को मैनेज करने के लिए। ये चीज फैक्टर इन्वेस्टिंग अप्रोच में नहीं होगी। तो अगर आपने अल्फा अप्रोच लिया तो अल्फा होगा, अगर आपने लो वोलेटिलिटी लिया हुआ है तो लो वोलेटिलिटी होगा, अगर आपने वैल्यू लिया तो वैल्यू, क्वालिटी तो क्वालिटी, तो हमेशा वो फॉलो होगा। तो इसलिए अगर आप कोई भी फैक्टर इन्वेस्टिंग अप्रोच को देखेंगे, तो आप एक लॉन्ग टर्म नजरिया रखेंगे तो ही फायदा पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में साइकिल्स होती है। लेकिन अगर एक एक साइकिल में आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो वो फैक्टर परफॉर्म करता है, क्योंकि फैक्टर वही सिलेक्ट होते हैं जो परफॉर्म कर चुके हैं पास्ट में। नहीं तो फैक्टर इन्वेस्टिंग कभी लॉन्च नहीं होगी उस फैक्टर के ऊपर। तो अगर इंडिया में जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग है, वो बहुत टाइम से नहीं चली है, लेकिन लॉन्ग रन में 15 साल अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टिंग थीम फॉलो करेंगे, तो आप एक वैल्यू फंड खरीद सकते हैं जो कि अपना स्टॉक चेंज करेगा, या फिर एक वैल्यू फैक्टर बेस्ड फंड खरीद सकते हैं जो कि अपना एल्गोरिथम हर 3 महीने या 6 महीने में चलाएगा, और एक बार जो स्टॉक्स अंदर आ गए, फिर वो 3 महीने या 6 महीने जो उसका स्ट्रैटेजी रहेगा उसके हिसाब से फॉलो करेगा। तो जैसे मोमेंटम फैक्टर इंडिया में अवेलेबल है, तो मोमेंटम फैक्टर 6 महीने में अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को कुछ स्टॉक लिए, तो आप 6 महीने तक कोई स्टॉक में बदलाव नहीं करेंगे। अगर जैसे अल्फा फैक्टर इंडिया में चलता है, कोटक म्यूचुअल फंड का एक ईटीएफ है, तो वो 3 महीने में चेंज करता है। तो पहले से ही डिफाइन होता है ये फैक्टर 3 महीने में चेंज होगा कि 6 महीने में चेंज होगा, लेकिन वो फैक्टर जिंदगी भर फॉलो होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना दर्शकों को कि ये एक डेटा बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। और संतोष, जो भी फैक्टर आप पिकअप कर रहे हैं उसके पीछे जो रिसर्च होती है उसमें कितनी मार्केट साइकिल्स को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि बाजार की चाल क्योंकि हमेशा एक जैसी नहीं होती है, तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो क्या 1 से 2 या उससे ज़्यादा मार्केट साइकिल्स को स्टडी किया जाता है? बिल्कुल कविता। सो कोई भी फैक्टर स्ट्रैटेजी जो इंडिया में अवेलेबल है, वो कम से कम 15 से 20 साल के डेटा को देख के ही लॉन्च हुई है। तो कोई भी फैक्टर अगर आप 5 साल या 6 साल को लेके चलेंगे, तो शायद एक ही मार्केट साइकिल मिलेगी। तो वो सही तरीका नहीं होता है एक फैक्टर इन्वेस्टिंग अप्रोच डिफाइन करने का। तो अभी मार्केट में जितने भी फैक्टर बेस्ड इंडाइसेस अवेलेबल हैं और उन पे फंड्स चल रहे हैं, वो सभी का बैक टेस्टिंग कम से कम 15 से 20 साल का अवेलेबल है। और ये एक सिग्निफिकेंट टाइम है, क्योंकि ये आपको कम से कम 2 से 3 मार्केट साइकिल का भी एक्सपोजर देता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर 15 से 20 साल का आप डेटा देंगे, तो आप रोलिंग रिटर्न्स, जो कि हम एक प्रेडिक्टेबिलिटी मेजरमेंट होता है कि कोई भी 3 साल या कोई भी 5 साल या कोई भी 7 साल इन्वेस्टिंग पीरियड पे कितने रिटर्न्स मिले हैं, तो एक एक आपको संभावना होती है कि इतना रिटर्न फिर से मिल सकता है अगर मैं फिर से 3 साल, 5 साल, 7 साल पैसा लगाएंगे तो अवेलेबल है मार्केट में। बैक टेस्टिंग काफी स्ट्रांग, और आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन कम से कम 3 से 4 मार्केट साइकिल्स इन फैक्टर्स में होंगी। भारत में अमूमन किस तरह के फैक्टर्स ज़्यादा चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसके पीछे क्या वजह होगी संतोष? अगर आप जितने भी एनएसई इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक कंपनी एनएसई इंडाइसेस, तो वो काफ़ी फैक्टर इंडाइसेस बनाती है। और जितने भी फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो एक सेबी का रूल है कि उनको कोई भी बीएसई या एनएसई से बनाया हुआ इंडेक्स ही ट्रैक करना है। तो कोई भी फैक्टर इन्वेस्टिंग अप्रोच बनता है, तो पहले एक इंडेक्स बनाया जाता है, और उस इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए फंड लॉन्च होते हैं। तो इस टाइम
पे जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, अगर हम पिछले 15-20 साल का डेटा देखेंगे तो मोमेंटम स्टॉक्स पे, मोमेंटम फैक्टर पे जो पोर्टफोलियो बनाए गए हैं, उनका काफ़ी अच्छा रिटर्न आया है पिछले 15-20 साल में। और ख़ास करके पिछले 2 सालों में तो बहुत अच्छा रिटर्न आया हुआ है, क्योंकि मार्केट में तेज़ी थी, तो मोमेंटम हमेशा अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। अल्फ़ा एक अनदर फैक्टर है जो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया है लॉन्ग रन में। लेकिन अल्फ़ा फैक्टर में एक ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है, बोल सकते हैं, ड्रॉबैक नहीं बोलूँगा, लिमिटेशन बोलूँगा, कि वो वोलेटिलिटी कंसीडर नहीं करता, कि उतार-चढ़ाव जो स्टॉक्स में हो रहे हैं वो कंसीडर नहीं करता। वो सिर्फ ये देखता है कि किसने बढ़िया रिटर्न पिछले 1 साल में दिया है और उनमें वो पैसा लगाता है। तो इसमें ड्रॉडाउन्स या एकदम से जब मार्केट साइकिल चेंज होती है तो बहुत ड्रॉडाउन भी आता है। तो लेकिन इसने लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है। फिर देयर आर ड्यूअल फैक्टर इंडाइसेस लाइक अल्फा, लो वोलेटिलिटी, दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता है। काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस आया है पास्ट में। क्वालिटी का काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस है, तो आई थिंक मार्केट में इस टाइम पे 2 म्यूचुअल फंड कंपनी से लॉन्च किया हुआ है, यूटीआई और डीएसपी ने। मिड कैप इंडेक्स के ऊपर लॉन्च किया हुआ है कि मार्केट में 150 मिड कैप स्टॉक्स हैं इन द इंडेक्स, और उसमें से 50 चुनिंदा क्वालिटी स्टॉक उन्होंने उठाए हुए हैं, और इसका रोलिंग रिटर्न्स परफॉर्मेंस पिछले 15-20 सालों में बहुत अच्छा है। तो इसमें आपको क्वालिटी कंपनी भी मिलती है, मिड कैप कंपनी मिलती है जो कि ग्रो करेगी, और इनका रीबैलेंसिंग साइकिल 6 महीने में होता है। तो हर 6 महीने में वो क्वालिटी स्कोर को फिर से रैंक करते हैं, और कुछ स्टॉक्स बाहर जाते हैं, कुछ स्टॉक्स अंदर आते हैं, लेकिन पूरा एल्गोरिथम से चलता है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस क्वालिटी का भी है। तो आप अगर एक इन्वेस्टर हैं इंडिया में इस टाइम पे, तो आप बिना कोई एक्टिव फंड मैनेजर को ले लिए हुए अपना खुद का पोर्टफोलियो फैक्टर बेस्ड अप्रोच बना सकते हैं। आप कुछ पैसा वैल्यू में लगाइए, कुछ अल्फा लो वोलेटिलिटी में लगाइए, कुछ मोमेंटम में लगाइए, कुछ क्वालिटी में लगाइए, और आप एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि हर फैक्टर हर मार्केट साइकिल पे काम नहीं करता, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच करना ज़रूरी है। और ये भी देखिए कि उस फैक्टर में कौन से टाइप के स्टॉक्स आते हैं। जैसे मोमेंटम फैक्टर जो है, उसमें इंडिया में टॉप 200 स्टॉक्स को लिया जाता है, और उसमें से 30 स्टॉक को उठाया जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अल्फा के अंदर टॉप 300 स्टॉक में से 50 स्टॉक उठाए जाते हैं। जैसे क्वालिटी मैंने बताया कि मिड कैप क्वालिटी इंडेक्स अवेलेबल है, तो उसमें 150 में से 50 स्टॉक उठाए जाते हैं। तो आप कुछ पैसा ऐसे स्टॉक में लगाइए जो लार्ज कैप यूनिवर्स में देख रहा है, कुछ पैसा ऐसा लगाइए जो मिड कैप यूनिवर्स में ले रहा है, तो आपको एक डाइवर्सिटी मिलेगी पोर्टफोलियो में, और मल्टीपल फैक्टर्स काम करेंगे, तो आपको एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर इतना डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी मौजूद है संतोष, तो मैं अपने पोर्टफोलियो में जब किसी फैक्टर फंड को शामिल करूँ तो मैं किस तरह से उसकी प्लेसमेंट करूँ, कितना एक्सपोजर होना चाहिए? क्योंकि मेरे पास बाकी तरह के भी फंड्स होंगे जो एक्टिव हो सकते हैं अपने स्वभाव में, पैसिव हो सकते हैं। फैक्टर फंड के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए? सो मल्टीपल तरीके हैं कविता। आई थिंक इन्वेस्टर की इन्वेस्टर पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट करे। तो टू ईच हिज ओन इज, ऐसे मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप कुछ ब्रॉड बेस्ड रूल्स बनाना चाहते हैं, तो हमने देखा है कि इंडिया में लार्ज कैप एक्टिव फंड्स ने बीट नहीं किया है इंडेक्स को, लार्ज कैप इंडेक्स को। तो आप अगर लार्ज कैप एक्सपोजर चाहते हैं, तो या फिर आप निफ्टी इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए, या फिर कोई एक फैक्टर फंड में लगाइए पैसा जो कि निफ्टी के आसपास है। जैसे निफ्टी 100 क्वालिटी एक इंडेक्स अवेलेबल है मार्केट में, अच्छा परफॉर्मेंस है लॉन्ग टर्म में, आप वो ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग अ प्लेन इंडेक्स फंड। तो कभी कभी कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो बहुत ही सिंपलिस्टिक स्ट्रेटेजी को प्रेफर नहीं करते, जैसे निफ्टी इंडेक्स फंड। तो आप लार्ज कैप के लिए क्वालिटी निफ्टी 100 इंडेक्स जो फैक्टर पे काम करता है, आप उसको ले सकते हैं। और मिड कैप के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिटी इंडेक्स है, तो आप मिड कैप और लार्ज कैप दो अलग अलग पोर्टफोलियो बना के अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। तो आप डिपेंड करता है कि आप कितना पोर्टफोलियो डालेंगे। एज एडी मनी में हम लोग एक्टिव फंड मैनेजमेंट बिलीव नहीं करते हैं। हम लोग पैसिव रिकमेंडेशन ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को। तो हमारे रिकमेंडेशन में हम बोलेंगे कि आप एक मोमेंटम फैक्टर में कुछ पैसा लगा सकते हैं, कुछ पैसा आप क्वालिटी फैक्टर में लगा सकते हैं, कुछ वैल्यू में लगा सकते हैं। तो आप डाइवर्सिफाई करिए। आप अपना
15-20% 15-20% करके आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं और मे बी आप 50% अपने एग्जिस्टिंग एक्टिव फंड में लगा सकते हैं। तो आप अपना पोर्टफोलियो ढंग से बनाइए, सोच के बनाइए लॉन्ग टर्म में। एट ईटी मनी में आप अगर ऐप में आएँगे तो आपको रिकमेंड भी करता है आपको कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप वो अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं कि एक पर्सनलाइज़ तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट की जानकारी मिलेगी, आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.